press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक पे और खासकर हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमें ज्वाइन करें हमारे प्रोग्राम में जनाब साजिद तारड़ साहब, वॉशिंगटन डीसी से। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं आज तो, और कुछ इंटरनेशनल हम देख रहे हैं कि काफी खबरें चल रही हैं। साउथ कोरिया की खबर आ रही है, मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ है, प्रेसिडेंट ने उनके किया है। फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी तरफ से कुछ बड़ी खबरें हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने कनाडा को कह दिया है, जस्टिन ट्रूडो के सर पे तो उन्होंने पहाड़ी तोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि जो कनाडा है वो जो एक स्टेट बन जाए, अमेरिका की जो है वो 51वीं स्टेट बन जाए। और इसी के साथ पाकिस्तान में हम देखते हैं तो खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास ट्रम्प कार्ड है। वो कौन से? विवेक रामास्वामी की बड़ी खबर चल रही है कि उन्होंने रोजवेल्ट होटल जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा जी क्रैकडाउन का स्टार्ट ही वहां से किया कि ये क्या है, यानी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से ही आगाज हुआ है। तो सर ये यहीं से होना था स्टार्ट। देखिए, ये तो अभी कहते हैं आगे आगे देखिए होता है। वो कहते हैं कि जिन्ना साहब भी जो है वो साइड तब्दील कर रहे हैं। जिन्ना साहब की तो बल्कि मैं कहता हूँ आप वो सीरीज देखें जो उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट में बनाई है। उसमें तो मैं कहता हूँ आपके हर बच्चे को पहले तो वो किताब पढ़नी चाहिए थी, फ्रीडम एट मिडनाइट। मैंने तो किताब बड़ी डिटेल से पढ़ी थी, लेकिन अब वो आपके उन्होंने सीरीज एक बना दी है पार्टीशन के ऊपर, बड़ी डिटेल्ड है, फिर देखनी चाहिए उसको। जिन्ना साहब ने जो किया था, उन्होंने बचाने की कोशिश की। मैं इस पार्टीशन के अगर पूछे तो हक में नहीं था। अगर पार्टीशन करनी थी तो या तो सही करते पहले। अच्छा, उस मिडनाइट में मैं जो सीरीज देखी उसमें एक चीज मुझे अंदाजा नहीं पहले था कि ये 2 नेशन थ्योरी नहीं थी, 3 नेशन थ्योरी थी। बंगाल को शुरू से अलग एक जगह बनाने की कोशिश करते रहे हैं। फिर जब डिवाइड किया गया तो सिर्फ 2 सूबे डिवाइड हुए थे, बंगाल और पंजाब। और फिर उसके बाद बलूचिस्तान और NWFP के अंदर वोटिंग के जरिए आखिरी टाइम पर उनको पाकिस्तान का हिस्सा बना। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखें अब उसमें मैं कल परसों भी किसी ग्रुप के साथ बैठा था तो डिस्कस हो रही थी यही चीजें। देखिए, सिख हैं, सिखों को यहां से निकाल दिया गया पंजाब से, उनके गुरुद्वारे सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद बड़ी पेनफुल है बल्कि वो बुक भी और सीरीज भी कि 10 लाख लोगों को आपने मेरा मतलब डिस्प्लेस किया। मैंने बल्कि मुझे याद है बड़ी डिटेल के साथ, मैंने रावलपिंडी के गांव एक कुआं है, बल्कि मैं कोशिश करूंगा किसी ब्लॉग के अंदर उसमें पूरी डिटेल से वो वाकया बताऊं, जहां वो कुआं मशहूर था जहां पे सिखों की बच्चियां छलांगे लगाती थी। बाप खुद धक्के मारते थे अपनी बच्चियों को कुआं में बचाने के लिए। रावलपिंडी रावलपिंडी के अंदर बहुत बड़ा मैसेकर था। कलकत्ता के अंदर एक रात में 6000 हिंदुओं को मर्डर किया गया। तो इतने माओ के बच्चे मारे आप लोगों ने किस लिए? और फिर अब हालात देख लें। मैं नहीं यही कहने वाला था, क्या आपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया? क्या लोगों को बुला के आपने कहा आओ तुम इस्लाम देंगे? दिया आपने? क्या आज पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान खुश हैं? जो भारत में मुसलमान है उनकी क्या हालत है? जो बंगाल के अंदर मुसलमान है उनकी क्या हालत है? मैं चले इसको भी छोड़े, मैं आगे बात इस पे भी इसी रिलेटेड ही बात ये करना चाहूंगा। अलेप्पो पे कल जो सीरिया के अंदर हुआ है वो, फिर उसके बाद 52 हमले लेबनान के ऊपर इजराइल के, फिर गाजा में 45,000 मुसलमानों की हालत, फिर इराक, फिर लीबिया, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। यहां कॉमन चीज क्या है? तालीम ना होना, करप्शन सरेआम, इस्लाम का गलत फायदा उठाना, मजहब को बेचना, मजहब पे कारोबार करना, ये चीजें कॉमन है सारी जगह। ठीक। और उसके ऊपर एक और आखिरी चीज ये कहूंगा, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी खबर आज निकली है कि उन्होंने 350 बंदा एक साल के अंदर उन्होंने गर्दन उतारी। पर डे पर बंदा बनता है, 100 से ज्यादा उसमें से वर्कर पुअर दूसरे मुल्कों के। मैं उसको भी शामिल करना चाहता हूं क्योंकि मैं उसको भी गलत समझता हूं कि आपने उनको भी, वहां पे 2 कानून में अपनी आंखों से देखे हैं। वहां पे अमीर लोगों का अपना कानून है, वर्कर्स गरीब गुरबा का एक अपना कानून
गलत है वहां पे। और ये हालात हैं आपके, मैं बता रहा ये चार, मैंने यमन मिस कर गया हूँ, सारी यमन जहाँ पे होतीज हैं, पूरा होती आधा जो यमन उनके पास है, आधा दूसरों के पास है। फिर मैं इजिप्ट की बात मैंने नहीं की, वो हालात वहां भी ठीक नहीं है। तो ये क्या वजह है इनमें? पूरी मुस्लिम, जहां जहां दुनिया में मुसलमान है वहां वहां पर अजाब आया हुआ। नहीं बिल्कुल, इन लोग ये जब मैंने ये जो कंट्रीज जिनके नाम लिए, ये तो नॉन लिवेबल है, यहां पे तो रहा नहीं जा सकता। लोग यहां से भाग रहे हैं, मुसलसल भाग रहे हैं, और दे क्वालिफाइड टू बिकम अ रेफ्यूजी, और सारे के सारे वेस्ट में भाग के आ रहे हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज में। जो परेशानी की बात यह है कि ये इस्लामिक कंट्री से लोग आते हैं तो रिफ्यूज क्रिश्चियन कंट्रीज देते हैं इनको, और फिर आप उन्हीं के खिलाफ हैं, फिर आप उन्हीं को मारते हैं। एग्जैक्टली। फिर आप, अब मैं कई दोस्तों को खुद कहता हूं, यार तुम इतने इस्लाम से, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं खुद मुसलमान पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन अगर इफ यू डोंट एग्री विद क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, व्हाटएवर, you don't have to agree with them, लेकिन go where that they are practicing Islam. Why you are living, why you want to live in the West? आप यहाँ पे क्यों अपने आप को भी खराब कर रहे हो, इनको भी खराब कर रहे हो? आप वहां जाओ जहां आपको अच्छा इस्लाम मिले, लेकिन मुझे बता तो जाओ वो कहाँ है आज। ठीक। अच्छा साजिद साहब, एक टॉपिक जो मैंने आपको ये बोला कि सर विवेक रामास्वामी ने तो स्टार्ट कर दिया अपना काम, एफिशिएंसी उनका डिपार्टमेंट तो चल रहा है, तो उन्होंने स्टार्ट ही रोजवेल्ट होटल से लिया है, तो वो तो सर पीआईए ने लीज पे दिया हुआ, तो $220 मिलियन नहीं मिलेंगे, क्या होगा अब? नहीं, वो देखिए पहले भी दो चार चीजें इस एक क्वेश्चन से तीन चार चीजें आगे निकल रही हैं। एक तो विवेक रामास्वामी उस डिपार्टमेंट में जहां वो अपॉइंट होंगे या जिसके वो इंचार्ज हैं, उसकी ड्यूटी है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो एक जहां से अमेरिका ब्लीड कर रहा है उसको रोका जाए। उन्होंने तो अपने $220 मिलियन की बात की कि जो इलीगल लोगों को बुला के 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है। 1250 कमरे उस होटल के हैं, और दर हकीकत लीज पे लिया गया था कोविड-19 की वजह से। लेकिन दूसरा सवाल मेरे लिए उसमें से दो सवाल निकलते हैं। विवेक रामास्वामी ने तो, उन्होंने भी तो इस बात को आइडेंटिफाई किया है कि ये 220 मिलियन पाकिस्तान जा रहे हैं, तो ये किस तरह जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जा रहे होंगे एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन। मेरे ख्याल में वो यहीं कहीं आगे पीछे हो जाते होंगे। बल्कि मैंने जब इस पे कल परसों जब ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आया, तो मैं पहले भी पढ़ता था, क्योंकि इस होटल के ऊपर हाथ साफ करने के लिए हर रजीम ने ट्राई की है पाकिस्तान से। जुल्फी बुखारी साहब के बारे में भी खबरें निकली थी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किया होगा, लेकिन खबरें थी कि उन्होंने भी इस पे कोशिश की। फिर कई दफा नून लीग के दौर के अंदर उनके लोगों ने भी कोशिश की कि किसी तरीके से इसको ट्रांसफर करा लें, खरीद लें, फ्रंटमैन के जरिए खरीद लिया जाए। इस पे हर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जरदारी साहब के रजीम के अंदर भी इस तरह की अफवाहें उड़ती थी कि इस पे हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सोच रहा था, विवेक रामा साहब, मैं मिलता रहता हूँ आगे पीछे इनाग्रेशन पे, फिर मैं उनके नजदीक उनको एक जरूर बताऊं कि आपने, थैंक यू सो मच फॉर आइडेंटिफाइंग, फॉर योर इन्फॉर्मेशन 220 मिलियन पाकिस्तान नहीं जा रहे, यहीं के अकाउंटों में जा रहे हैं। हो सकता है टोरंटो, लंदन और दुबई चले जाते हो। ख्वाजा साद रफीक साहब ने वो लीज साइन की थी, लेकिन ये अमेरिका की ब्लीडिंग का एक उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, और दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से डॉज गवर्नमेंट एफिशिएंसी चेक करेगा, आईएमएफ को भी चेक करेगा, क्योंकि उसके सब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है। और वो जो अब आपकी रूलिंग एलीट के 5-10 हजार लोग हैं, जिनके बच्चे इस वक्त लंदन में अय्याशियां कर रहे हैं, दुबई में बिल्डिंगें बना रहे हैं, टोरंटो के अंदर बड़े लिविंग हैप्पीली फॉरएवर, उनको सोचना चाहिए कि अपने खर्चे जरा कंट्रोल कर लें। डोज ही इस चीज को रोकेगा, और यूनाइटेड नेशंस को भी परेशान है, आपको पता होना चाहिए कि वो भी परेशान है कि फंडिंग बंद हो जाएगी। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग जो है, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक, फंडेड बाय अमेरिका। थोड़ा बहुत हिस्सा आता है यूरोपियन यूनियन से भी, लेकिन इट्स सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ज्यादा फंडेड आएगी तो ये रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो उनके ज्यादा इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आईएमएफ हैज ऑलरेडी क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान। वो जो अभी रिसेंट उनकी मुलाकात हुई थी अनएक्सपेक्टेड, उससे वो खुश नहीं आए। दे हैव उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन हालात ठीक है। लेकिन आरजू मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान ट्राई करे अपने पांव पे खड़ा होने की, हो सकता है। ईरान ने बड़ी बड़ी सख्त सैंक्शंस में सर्वाइव किया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
पाकिस्तान के पास तो सबसे बड़ी जो एक टूल है कि भारत की दुश्मनी चाइना के सामने कैश करा लेना, वो बहुत बड़ा टूल है। वो आपको मरने तो नहीं देंगे ना। आपकी रूलिंग एलीट जो है, बल्कि मैं एक और आपकी रूलिंग एलीट को मशवरा दूंगा, अपने बच्चों को यहां से बीजिंग ले जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि चाइना आपको कभी वहां भूखा नहीं मरने देगा, क्योंकि आप भारत की दुश्मनी बेचेंगे। कोशिश तो वो कर रहे हैं भारत के साथ अपने डिस्प्यूट ठीक करें, सेटल करें, लेकिन जमात इस्लामी को आज उन्होंने बुला लिया है, और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उनके साथ भी मुरासब है। वो कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के डर की वजह से कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक कर लिए जाए, लेकिन इतनी आसान बात नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन अभी रीग्रुपिंग होगी, उसमें कई नए ग्रुप बनेंगे। कई दफा तो लोगों को मैं ये भी कहते सुनता हूं कि हो सकता है कि चाइना और इंडिया और रशिया दे बिकम मोर क्लोजर। इसमें एक और बात ये भी है कि पुतिन साहब इज गोइंग टू रशिया, पुतिन इज गोइंग टू इंडिया, तो उसमें अलार्मिंग होगा। इट विल बी अलार्मिंग फॉर द वेस्टर्न कैंप, नॉट वेस्टर्न कैंप, ट्रंप कैंप के लिए अलार्मिंग होगा, क्योंकि वहां पे नई ग्रुपिंग है। किस तरह रोकते हैं? हाँ, ये बात है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, आपको पता ही है इस बात का, कि ब्रिक्स को भी धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब, थ्रेट कर दिया है कि आपने फॉरेन रिजर्व को छेड़ा तो आपके ऊपर भी टैरिफ आए। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आजकल बिल्कुल ऐसी धमकियां दे रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपके गौरी, वो कहते थे ना, रिजवी साहब आया जे गौरी। सर ये कनाडा के साथ तो वाकई आया जो गौरी वाली धमकी दी है उन्होंने, साडे नाल मिल जाओ। कहते यार तुम गवर्नर बन जाओ वहां जा। अच्छा, इनको ये नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप साहब को शायद इन्होंने उसके प्रॉफिट लॉ स्टेटमेंट नहीं देखी कनाडा की, वो लास्ट में चल रहा है, क्योंकि वहां पे हालात लगा के पाबंदियां इन्होंने ट्रूडो साहब ने उनको घुटनों के बल कर दिया है। वहां से तो अब भारतीय भाग भाग के इंडिया वापस जा रहे हैं। सर आप स्टेटमेंट देखें, दैट वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट इट कुड बी स्प्लिट इनटू 2 स्टेट्स, 1 लिबरल एंड 1 कंजर्वेटिव। बिल्कुल, वहां पे इस वक्त तो पॉपुलर जा रहे हैं उनके जो पेरेर, क्या उनका नाम है, जो मॉन्ट्रियल से फ्रेंच स्पीकिंग, उनकी भी बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन इस वक्त अच्छा एक और बात होता है, ट्रिप इसका एक डोमिनोज इंपैक्ट भी होता है। यहाँ पे कंजर्वेटिव आए हैं तो अल्टीमेटली वहां पे भी हालात तो खराब है, वहां पे भी इसमें हाउसिंग क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं। इन्फ्लेशन यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने का इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन वहां इससे भी ज्यादा है कनाडा के अंदर, तो यहां से ज्यादा हालात खराब है कनाडा के, और वहां पे भी अब कंजर्वेटिव आएंगे, इसका डोमिनोज इंपैक्ट जाएगा उसके ऊपर भी। और इसका आगाज ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो छेड़ दिया है, अल्टीमेटली अगर आप और मैं ये डिस्कस कर रहे हैं तो लोग कनाडा में भी तो डिस्कस कर रहे होंगे ना ये चीज। ऐसे ही तो साजिद साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव व्यूज और एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।